हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो अध्याय 6 का नाम है त्रिभुज। तो यह वीडियो अध्याय 6 का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो रहेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे जानेंगे कि हमें इस अध्याय में मुख्य चीज़ें पढ़ना क्या है और अधिकतर चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं अंत में वीडियो का मतलब अध्याय 6 का PDF जो IMP वाला है मैं उसमें अपलोड करूँगा। अगर आप लोगों को IMP PDF चाहिए तो मैंने कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम ID मेंशन किया है, तो आप मुझे उसमें मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसमें IMP PDF आपको सेंड कर सकता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 6 में देखेंगे, अभी हमने पिछले जो कक्षा है कक्षा 9वीं में हम लोगों ने पढ़े हैं सर्वांग समाकृति। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। सर्वांग समाकृति होती क्या है? वे आकृति जो आकार में भी समान होती हैं और उनके माप भी समान होते हैं, सर्वांग समाकृतियाँ कहलाती हैं। सर्वांग समाकृति को हम बराबर के ऊपर ये समरूप का निशान लगाते हैं, इसे हम सर्वांग सम का चिन्ह बोलते हैं। तो ऐसी आकृतियाँ जिनके आकार भी समान हो और माप भी समान हो सर्वांग समाकृतियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे समान त्रिज्या वाले यदि दो वृत्त हैं तो इनको हम सर्वांग समाकृति बोलेंगे। जैसे कि समान भुजा वाले दो वर्ग आ गए तो इनको भी हम सर्वांग समाकृति बोल सकते हैं। या समान भुजा वाले यदि समबाहु त्रिभुज हैं, दो समबाहु त्रिभुज हैं समान जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ऐसे आकृति को भी हम सर्वांग समाकृति बोलते हैं। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जाम में। यदि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं तो उन्हें भी हम सर्वांग समाकृति बोलेंगे। तो ये तीनों आप लोगों को याद करना है एग्जाम के लिए। तो तीनों में से एक ना एक ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछता है। तो इसके बाद हम देखते हैं समरूप आकृति। अब समरूप आकृति क्या होती है उन्हें देखते हैं। ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार तो समान दिखते हों परंतु उनके माप अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा यानी समान होना आवश्यक नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार तो समान हो परंतु माप अलग अलग हो या माप समान ना हो तो उसे हम समरूप आकृति बोलेंगे। ये जो चिन्ह है इसको समरूप का चिन्ह बोलेंगे। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे कि हमने दो वृत्त लिए हैं। यहाँ पे देखेंगे आकार इसके समान है, ये भी गोल है ये भी गोल है परंतु माप अलग अलग है। देखेंगे इसकी माप अलग है, ये बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है, तो माप दोनों के अलग अलग है परंतु दोनों वृत्त हैं इसलिए ये दोनों समरूप हैं, समान आकार के हैं। यहाँ पर देखेंगे दो समबाहु त्रिभुज लिए हमने परंतु ये अलग अलग माप के हैं। आकार दोनों के समबाहु है मतलब दोनों के आकार समान है परंतु देखेंगे माप अलग है। ये थोड़े बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, ये छोटा त्रिभुज दिख रहा है, तो इसके माप अलग है। यहाँ पर देखेंगे दो वर्ग हमने लिए हैं तो दोनों के वर्ग के आकार तो सेम दिख रहे हैं परंतु माप अलग अलग हैं। ये बड़ी भुजा का है और ये थोड़े छोटी भुजा का है। तो ऐसे त्रिभुज या ऐसी आकृतियाँ जिनके आकार तो समान दिखते हों परंतु माप अलग अलग होते हैं तो उन्हें समरूप बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो हमने सर्वांग सम आकृति पढ़े हैं तो ये जो सभी जो सर्वांग सम आकृति होती हैं वो समरूप आकृति भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे आकार समान है। तो जिनके यदि आकार समान है तो वो सारी आकृति समरूप आकृति भी होती है। तो इसी के आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ होती हैं परंतु सभी समरूप आकृति सर्वांग सम आकृति नहीं होती। तो ये भी एक यहाँ पे इसका अपवाद है। तो इसको आप याद करेंगे कि सभी सर्वांग सम आकृति तो समरूप हो सकती हैं परंतु सभी समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो 4th नंबर का है, यहाँ पर देखेंगे हम दो बहुभुज समरूप कब होंगे। तो जब भी दो बहुभुज यदि समरूप होंगे तो उसके लिए दो नियम हैं। उनके जो संगत कोण होंगे वो हमेशा बराबर होंगे और जो इनकी संगत भुजाएं होंगी वो एक ही अनुपात में होंगी यानी कि समान अनुपात में होंगी। तो इसके दो नियम तो आप लोगों को अच्छे से याद करना है। यदि बहुभुज जब समरूप होंगे तो उसके लिए दो नियम है, कोण बराबर होंगे और भुजाएं समान अनुपात में होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारा थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या अनुपातिक प्रमेय भी बोलते हैं। तो थेल्स प्रमेय को हम और बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो ये वाला प्रमेय और इसका विलोम एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। आजकल इसको सिर्फ इसका ये कथन पूछता है एग्जाम में, इसको सॉल्व करने नहीं आता है।
इस यूनिट से सिर्फ 6 नंबर का आएगा, जिसमें से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें 4 नंबर में तो ये 2 नंबर में सिर्फ ये थेल्स प्रमेय लिखने आ सकता है। तो हम सबसे पहले थेल्स प्रमेय होता है क्या है ये देखते हैं। देखेंगे यदि हमने किसी एक त्रिभुज लिए हैं, जैसे हमने ए बी सी एक त्रिभुज लिए हैं, तो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यहाँ पे हम एक त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं। तो BC के समांतर हमने एक रेखा खींचे हैं DE। तो देखेंगे BC के समांतर जो DE रेखा खींचे हैं वो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही देखेंगे। तो ये जो DE है ये AB और ये AC इसको 2-2 भागों में डिवाइड कर रही देखेंगे। तो वही है प्रमेय कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखेंगे AB और AC को 2-2 भाग में डिवाइड कर रहा है। तो यही इसका प्रमेय है। यदि हमने BC के समांतर एक रेखा DE खींचे, यह है BC के समांतर एक रेखा DE खींचे तो AD के बटे DB होगा। देखेंगे AD के बटे DB और AE के बटे EC, ये 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। यही हमारा थेल्स प्रमेय है। अब एग्जाम में थेल्स प्रमेय का विलोम भी पूछता है, इसी का अपोजिट। तो देखेंगे यहाँ पे हमने प्रमेय लिखे हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, तो ये भी सेम इसी का उल्टा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे। देखेंगे ये जो रेखा है किसी त्रिभुज की ये 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी कि AD के बटे DB बराबर AE के बटे EC। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक ये यहाँ की लाइन हो गई, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी ये वाली तीसरी वाली भुजा के समांतर होगी। तो हमने यहाँ लिखे BC समांतर DE, ये हो गया थेल्स प्रमेय का विलोम। तो ये सेम उसी टाइप से है। यदि किसी त्रिभुज एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी वाली भुजा के समांतर होती है। तो ये दोनों थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम ये आप लोगों को याद रखना है। और थेल्स प्रमेय को और क्या बोलते हैं ये भी पूछ सकता है, या तो थेल्स प्रमेय ना देके आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिखिए, ये भी आ सकता है। तो ये आप लोगों को दोनों नाम से याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय या समकोण त्रिभुज प्रमेय। तो इसको आप लोगों को ऐसे याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय को और समकोण त्रिभुज प्रमेय भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। हमें यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लेना है, उसी में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, जैसे ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप लोगों को इस तरह से याद करना है। समकोण त्रिभुज ले लिया हमने, उसमें ये कर्ण होता है, ये लंब है और ये आधार है। यहाँ पर एक ले लिया हमने 90 अंश का कोण। तो हमेशा कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। यहाँ पर देखेंगे ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो ये आप लोगों को याद करना है और इतना आप लिख कर आएंगे 2 नंबर में। तो अब देखते हैं पाइथागोरस का विलोम। अब विलोम भी सेम उसी का उल्टा होगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। सेम पाइथागोरस का जैसा है, बस वहाँ पे कर्ण ना देके किसी एक भुजा दिया है। तो यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह पहली वाली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होगा। ये हमें देखना है, समकोण का मतलब 90 अंश होगा, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो इसी टाइप से आप याद करेंगे कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो उसमें पहली वाली भुजा के सामने का कोण, ये कर्ण पहली वाली भुजा ली थी जिसका वर्ग था, कर्ण के सामने का जो कोण है ये वाला, ये होगा 90 अंश का कोण। तो देखेंगे यदि ये वाला पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लग रहा है तो कोण भी जो हो जाएगा 90 अंश का हो जाएगा। तो ये सेम उसी का उल्टा है, दोनों को आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद यहाँ पे क्षेत्रफल के लिए है, यदि 2 त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखते हैं यदि 2 त्रिभुज समरूप यानी 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, 2 त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यदि 2 त्रिभुज हैं उनका क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा, कोई भी एक भुजा संगत भुजा लेंगे उसके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा।
तो जैसे मैंने यहाँ पे एक भुजा लिया BC, सॉरी यहाँ पे एक भुजा लिया हमने AB, देख सकते हैं। इसके अलावा और भी दूसरी भी भुजा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे AB लिया है, तो AB के संगत भुजा हो जाएगी PQ। यदि हम AC लेते तो AC की संगत PR होती, या BC लेते तो BC की संगत QR होती। तो कोई भी एक भुजा लेंगे तो दो त्रिभुज है ABC और PQR का, जो AR का मतलब होता है एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC और अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर होगा, कोई भी एक भुजा ले रहे हैं तो AB के संगत हो जाएगा PQ, तो AB के बटे PQ, ये हो गया अनुपात, और फिर उसका वर्ग लगा देंगे तो पूरे का स्क्वायर लगा देंगे जो कि बराबर होगा, तो ये हो गया बराबर। तो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किस संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये नियम है, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब हम यहाँ पर त्रिभुजों की समरूपता के कुछ नियम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुजों की समरूपता के लिए 5 नियम हैं। 9th में भी हम लोगों ने सर्वांग समता के नियम पढ़ चुके हैं, अब हम समरूपता के नियम पढ़ते हैं। तो पहला वाला नियम देखते हैं यहाँ पे AA समरूपता। यदि दो कोण बराबर होंगे तो उसमें भी AA समरूपता वाला नियम लग जाएगा। तो यहाँ A से साफ समझ में आ रहा है, A का मतलब होता है एंगल, एंगल यानी होता है कोण। तो 2 बार कोण आ रहे हैं तो हम दोनों त्रिभुजों में 2 बार कोण देखेंगे। तो समरूप त्रिभुज बोल रहे तो छोटे बड़ा 2 त्रिभुज बना लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे यदि दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे समरूपता के लिए 2 नियम तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कोण बराबर होना चाहिए और भुजा समान अनुपात में होनी चाहिए। जब कोण के बारे में पूछेंगे तो बराबर लिखेंगे और भुजा के बारे में बोलेंगे तो समान अनुपात में लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 कोण आया है तो 2 कोण से भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 त्रिभुजों में पहले त्रिभुज के 2 कोण और दूसरे त्रिभुज के बीच संगत 2 कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज समरूप होंगे। यहाँ हम देखेंगे एक त्रिभुज ABC लिए और एक त्रिभुज PQR लिए हैं। तो कोई भी 2 कोण हम ले रहे हैं, तो हमने कोण A लिए तो इसका संगत यहाँ पे हो जाएगा कोण P, तो कोण A के बराबर हो जाएगा कोण P। वैसे हमने कोण B लिए, इसके संगत हो जाएगा कोण Q, तो कोण B के बराबर में कोण Q हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे A समरूपता यानी 2 कोण वाला समरूपता का नियम लग गया, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ बीच में हम समरूप का निशान लगा लेंगे। तो ये नियम तो हो चुका। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अब ट्रिपल A वाला समरूपता का नियम है। यदि 3 बार कोण आएंगे तो सेम वही नियम है। यदि 2 त्रिभुजों में पहले त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के भी संगत 3 कोण बराबर होंगे, दोनों त्रिभुजों में पहले त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 3 कोण बराबर होंगे तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे A का संगत कोण होगा P, तो A और P बराबर होने चाहिए। B का संगत कोण Q, ये दोनों बराबर होंगे, और C का संगत कोण हो जाएगा R, तो ये दोनों बराबर होंगे। जब 3 बार कोण आ गया तो A समरूपता वाला नियम लग जाएगा और यहाँ पर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो बीच में समरूप का निशान लगा देंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट जो नियम है यहाँ पर देखेंगे ट्रिपल S वाला, SSS समरूपता। तो ये SSS समरूपता क्या होगा, आप देखेंगे S का मतलब होता है साइड, साइड का मतलब होता है भुजा। तो यहाँ पर देखेंगे यदि 2 त्रिभुजों में दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। तो पहले त्रिभुज की ऐसा ना लिख के मैंने सीधे लिख दिया दोनों त्रिभुजों की। तो यदि 2 त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत 3 भुजा समान अनुपात में होंगी, या तो फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हों तो त्रिभुज समरूप होंगे। इसमें कोण भी बराबर होने चाहिए, यानी कोण भी बराबर होने चाहिए और भुजा भी समान अनुपात में होनी चाहिए। तो यहाँ पे सीधा सा नियम है कि यदि भुजाएं समान अनुपात में होंगी, 3 बार ऐसा आया मतलब तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो जैसे देखेंगे AB की संगत भुजा यहाँ पर है PQ, तो AB के बटे में होगा PQ, ये हो गया AB के बटे PQ। सेम वैसे AC की संगत भुजा यहाँ पे PR है तो AC के बटे PR रखेंगे। सेम वैसे BC की संगत भुजा है QR, तो BC के बटे में रखेंगे QR, क्योंकि भुजाओं को हमको यहाँ पर समान अनुपात में रखना होता है। तो यहाँ पे यदि तीनों भुजा समान अनुपात में हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। नेक्स्ट देखते हैं अगला नियम आता है यहाँ पे SAS समरूपता। अब SAS हमें यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है। S का मतलब होता है भुजा और A का मतलब होता है कोण। मतलब 1 बार कोण आ रहा है और 2 बार भुजा आ रही है, तो कोण तो बराबर होते हैं और भुजा समान अनुपात में होती है। तो साफ इससे समझ में आ रहा है कि यदि 2 त्रिभुजों में एक संगत कोण बराबर होना चाहिए और 2 भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए।
यानी कि दो त्रिभुज रहेंगे हमेशा, तो दो त्रिभुजों में एक एक कोण संगत कोण यानी बराबर होने चाहिए और दो भुजाएं कोण के साथ वाली दोनों भुजा होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर ये कोण लिए तो इसके साथ की ये दो भुजा लेंगे, यदि हम ये कोण लेते तो इसके साथ की ये दो भुजा लेंगे। तो एक कोण दोनों त्रिभुज में एक संगत कोण बराबर होते हैं और कोण के पास वाली जो दो भुजा रहेंगी तो दोनों भुजाएं संगत, दोनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो वही लिखे यहाँ पे एक संगत कोण बराबर होगा और कोण के साथ वाली दो भुजाएं समान अनुपात में होंगी दोनों त्रिभुजों में। तो दोनों त्रिभुज में कोण तो एक कोण बराबर होंगे और कोण के साथ वाली दोनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी तो त्रिभुज समरूप होंगे। SAS नियम लगेगा इसमें। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे SAS तो ये नियम है ही, इसके अलावा यहाँ पे ASA नियम नहीं लगेगा या ASS ये नियम नहीं लगेगा या SAA ये नियम भी नहीं लगेगा। तो आप इस तरह से नियम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो जो 5 नियम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वही नियम यहाँ पर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब है यहाँ पे RHS का मतलब होता है समकोण कर्ण भुजा। तो यहाँ पे सीधे से RHS का है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड यानी कि समकोण कर्ण भुजा। तो ये वाला नियम कई बार एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लेता है लिखने के लिए, तो आप इसको भी अच्छे से याद करेंगे। तो ये हमेशा RHS का मतलब होता है समकोण, यानी कि दो समकोण त्रिभुज ही लेना है यहाँ पर। तो हमने छोटे बड़े 2 समकोण त्रिभुज ले लिए, ये समरूप होंगे। तो यहाँ इसकी परिभाषा हो जाएगी 2 समकोण त्रिभुज में पहले त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज का भी कर्ण और एक भुजा समान अनुपात में। भुजा हमेशा समान अनुपात में होना चाहिए, इसलिए एक कर्ण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज का भी एक कर्ण और एक भुजा समान अनुपात में होंगे तो त्रिभुज समरूप होंगे। अब यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं इसलिए ये दोनों कोणों को भी बराबर ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 90-90 अंश के कोण बन रहे हैं। तो RHS सीधे लग जाएगा यहाँ पे, एक तो कोण 90 अंश वाला लग जाएगा और उसके साथ की एक कर्ण और एक कोई भी भुजा ले लेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे हमने एक कर्ण लिए है AC, उसके साथ एक भुजा लिए BC, तो AC और यहाँ पर लिए BC। AC के संगत यहाँ पर देखेंगे भुजा हो जाएगी PR, तो AC के बटे PR और एक भुजा यहाँ ले लिया हमने BC। आप लोग यहाँ पे AB भी ले सकते थे, तो AB के बटे में यहाँ हो जाएगा PQ या BC के बटे में QR। तो हमने यहाँ BC लिए हैं तो BC के बटे में हो जाएगा QR। तो यहाँ पे RHS प्रमेय लग रहा है समकोण कर्ण भुजा वाला, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को तो इतना ही पढ़ना है। इस PDF के लिए आप मुझे WhatsApp नंबर में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसे आपको इसमें सेंड कर दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।